राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए वो प्रश्न लेके आया हूँ। असल में मैं बात करूँ तो मैंने उस तरह से आपकी ये पीडीएफ बनाई है कि जैसा आपका अभी नेट जेआरएफ का पेपर आ रहा है, जो अभी पेपर चल रहे हैं वो जैसे पेपर आ रहे हैं मैंने सेम उसी तरह से आपकी पीडीएफ दोस्तों बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके मैं पूरे 50 प्रश्न कराऊंगा कि कैसे कैसे आपके प्रश्न बन रहे हैं, सेम वैसे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रा ध्यान तक देखिएगा और एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो विचारवेश प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? लीक से हटकर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना और आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सी उत्तर सही है। तो यह रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना। ये दोस्तों मैंने सेम वैसा ही पीडीएफ बनाया है और हेल्प से आपकी व्याख्या सहित वो कुछ प्रश्न लिए हैं मैंने, इधर से उधर किए हैं ताकि आपका वैसा ही पेपर बन सके जैसा कि पेपर आ रहा है। तो दोस्तों विचारवेश प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीकी विद्यार्थियों में सृजनात्मक योग्यताओं के विकास के लिए उपयोगी हैं। ऐसी समस्याएं जिनके लिए सृजनात्मक या नवाचारी समाधान की अपेक्षा हो एवं वे अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष विचारवेश के लिए प्रस्तुत की जा सकती हों, विचारवेश प्रक्रिया कहलाती हैं। इस प्रक्रिया में अध्यापक एक समस्या उन्मुख विषय का चयन करता है और विद्यार्थियों को कहता है कि वे स्वतंत्र रूप से विषय के विभिन्न पक्षों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अध्यापक विद्यार्थी को आश्वस्त करता है कि उनकी बात की ना तो आलोचना की जाएगी और ना ही उस पर कोई टिप्पणी की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। यहाँ दोस्तों प्रश्न मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? व्यवहारिक अनुभव, विद्युतापूर्ण व्याख्यान सुनना, अंतक्रिया के साथ अधिगम और अपने स्वयं के कार्य पर विद्युतापूर्ण चर्चा करना। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए है दोस्तों व्यवहारिक अनुभव। तो कार्यशाला का उद्देश्य व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होता है। कार्यशाला में की गई क्रियाओं द्वारा कौशल का विकास किया जाता है। ये दोस्तों अब हम आपके पढ़ेंगे अधिगम उद्देश्यों का अर्थ। तो ए है आपका अधिगम अनुभव, शारीरिक परिणाम, अकादमिक उपलब्धि और अभिक्षिप्त अधिगम परिणाम। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डी अभिक्षिप्त अधिगम परिणाम। दोस्तों ये प्रश्न आपके वैसे ही लगाए गए हैं जैसा कि आपका पेपर बन रहा है। तो अधिगम लर्निंग या सीखना एक समान बोलचाल। चलिए स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरक सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है? पुरस्कार और दंड का उपयोग, तदीयत्व की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना का सृजन करना, सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना, प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं की पूर्ति के सरोकारों को प्रोत्साहन करना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। तो सी आपका दोस्तों एकदम सही उत्तर है। स्वयं अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना अभिप्रेरणा सिद्धांत में सर्वाधिक सहायक होता है। निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभावना होती है? मौलिक शोध, व्यवहार शोध, प्रभाव आकलन शोध और क्रियात्मक शोध। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका क्रियात्मक शोध। चलिए दोस्तों प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन और व्याख्यात्मक अध्ययन। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, व्यवहार्यता अध्ययन आपका सही उत्तर है। पायलट अध्ययन या पायलट परीक्षण एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन है जो व्यवहार्यता, अवधि, लागत एवं प्रतिकूल घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। अतः प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है आवृत्तिपरकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति और आवृत्तिपरकता। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, आवृत्तिपरकता और परिशुद्धता।
शोध में विश्वसनीयता परीक्षण से तात्पर्य मापन की जड़ त्रुटियों से है। विश्वसनीयता परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले प्राप्तांकों में स्थायित्व से है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में स्थायित्व है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों में 7% का अनुपात है। चलिए दोस्तों, फिश बाउल ड्रॉ किसकी विधि है? स्वतंत्र प्रतिदर्श चयन, संरचित प्रतिदर्श चयन, अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन और यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है। डी है यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। फिश बाउल ड्रॉ यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपल चयन की एक विधि है। प्रतिदर्श जनसंख्या का वह छोटा भाग है जिसे शोधकर्ता के द्वारा वास्तविक अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। दोस्तों अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका नेट के पेपर अभी चल रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों का अभी पेपर निकल जाएगा, आप JRF ले लें। जो लोग नहीं ले पाएंगे तो उनके लिए हम जून की तैयारी कराएंगे और सिलेबस जो है आपका चेंज होगा, उसी हिसाब से तैयारी होगी। और दोस्तों आपसे मुझे एक और बात कहनी है कि जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों और वीडियो जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। दोस्तों जो UGC नेट JRF के लिए करंट के क्वेश्चन आएंगे उसकी भी हमारी करंट की प्लेलिस्ट है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है कहलाती है आवृत, अनुसूची, मुक्त और असंरचित। तो ए है दोस्तों आवृत आपका सही उत्तर है। आवृत प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली अथवा प्रतिबंध प्रश्नावली भी कहते हैं। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे जितने भी संबंधित उत्तर होते हैं अंकित कर दिए जाते हैं, अतः इसमें उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना नहीं रहती है। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु स्वतंत्र होता है। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है? निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर और नियंत्रण चर। तो बी है दोस्तों आपका आश्रित चर। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है। आश्रित चर है आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, आश्रित चर वे चर कहलाते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रयोग में स्वतंत्र पर घटना के कारण को तथा आश्रित चर पर पड़ रहे प्रभाव को इंगित करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में शिक्षण सामग्री, पुरस्कार, प्रशिक्षण, दवा की मात्रा, अभ्यास, समूह कार्य आदि स्वतंत्र चर हो सकते हैं। अब दोस्तों आपका गद्यांश आ गया। आपके गद्यांश की अगर बात करूं तो आपका गद्यांश पेपर 2 से थोड़ा रिलेटेड हो सकता है। जिसका जैसा पेपर 2 है उस हिसाब से गद्यांश, जैसे हिस्ट्री का है तो इतिहास का गद्यांश आ जाएगा, पॉलिटी का है तो राजनीतिक गद्यांश आ जाएगा, ऐसे ज्योग्राफी का है तो एनवायरनमेंट का गद्यांश आ सकता, तो ऐसे गद्यांश आ रहे हैं। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे बड़ा हिसाब से और रिलैक्स होकर पढ़ना है, पूरा गद्यांश को पढ़ना है एंड तक, और शुरुआत में ही 2-3 प्रश्नों पर निगाह डालनी है ताकि आपका गद्यांश गलत ना हो सके। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न गलत ना हो सकें। अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? संपूर्ण संगठन। मानव संसाधन के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए, तो दोस्तों सही उत्तर है मानव संसाधन के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए कनिष्ठों के कार्यालय जनसंपर्क। चलिए दोस्तों, ये सब आपके गद्य में से जो गद्य के पैरा दिए हैं वहाँ से मुझे आंसर पता चल जाते हैं। चलिए, मानव संसाधन के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को ए अतीत में नहीं समझा गया है, वर्तमान में प्राप्त नहीं किया गया है, अतीत में उपेक्षा नहीं की गई है, भविष्य के लिए नियोजित नहीं किया गया है। ए है दोस्तों आपका अतीत में नहीं समझा गया है। भारतीय संगठनों ने पारंपरिक रूप से अपने मानव संसाधन को विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के एक साधन के रूप में अतीत में भी कभी नहीं समझा है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। प्राचीन भारत में अधिक्रम प्रणाली किस पर आधारित थी? वह कार्य जो आपने किया, वह परिवार जिससे आप संबंधित थे, वह स्थान जहां आप रहते थे, आपके जन्म का वर्ष। तो ए है दोस्तों वह कार्य जो आपने किया। ए आपका सही उत्तर है, वह कार्य जो आपने किया। प्राचीन भारत में अधिक्रमण प्रणाली व्यवसाय पर आधारित थी। भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुपरवाइजर और निष्पादन आधारित पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है, अर्थात प्राचीन भारत में अधिक्रम
प्रणाली वह कार्य जो आपने किया के सिद्धांत पर आधारित है। व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक नीति में महत्वपूर्ण सुधार कब से देखा गया? 1850, 1857, 1940, 1947। तो दोस्तों डी जो है आपका वो है 1947। 1850 ईस्वी के बाद से ही भारत में औपचारिक औद्योगिक संगठनों का अभ्युदय हुआ, लेकिन वर्ष 1947 से भारतीय संगठनों की कार्मिक प्रबंधन नीति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। अनेक संगठनों के कार्मिक कार्यालयों में किस कारण से वृद्धि देखी गई? भारत की स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास, संघों का अभ्युदय और श्रमिक हितैषी नीतियां। तो सी है आपका संघों का अभ्युदय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्व छवि निखरती है, तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। यह कहलाता है दोस्तों संप्रेषण चयनात्मकता, परिवर्तन प्रतिरोध, छवि यौक्तिकरण और संप्रेषण विरूपण। तो आपका ए जो है दोस्तों संप्रेषण चयनात्मकता। ठीक है दोस्तों, हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्व छवि निखरती है, तथा जब संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलती की व्याख्या करते हैं तो उसे संप्रेषण चयनात्मकता कहते हैं। 17 है, मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है? मीडिया के कार्यक्रमों में दर्शकों का मत, मीडिया का समाज पर नियंत्रण, मीडिया द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि फीडबैक, संस्कृति के सृजन में मीडिया की भूमिका। बी है आपका मीडिया का समाज पर नियंत्रण। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, मीडिया के समाज पर नियंत्रण का सूचक है। मैक्यूल के अनुसार सभी नियामक दबाव सिद्धांत का सामान्य नियम है कि जनमाध्यम संगठन कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते समय पहले श्रोताओं की आवश्यकताओं और अभिरुचियों पर ध्यान देते हैं। अभिकथन ए, कलाएं मूल इच्छा और संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न हुई हैं। आर है, भाषा संस्कृति से अपृथक्करणीय है जो इसके निर्वहन का मूल स्रोत है और संप्रेषण का मूल आधार है। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है दोस्तों बी, आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों जब भी अभिकथन तर्क आएंगे तो इनके जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, वो हमेशा ऐसे ही आएंगे, समान आएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर व्यक्ति संप्रेषण की एक विशेषता है? यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों है, यह प्रतिभापरक नहीं है, यह दार्शनिक है, यह लाक्षणिक है। तो ए है आपका दोस्तों यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? बी है दोस्तों नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, पुष्टिकारी, सुधारात्मक। तो बी है आपकी नकारात्मक। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, तो यह नकारात्मक प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रतिपुष्टि, जब संचारक प्राप्तकर्ता को दी गई सूचनाओं या संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब संचारक को प्राप्तकर्ता के परिणाम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यह प्रक्रिया प्रतिपुष्टि कहलाती है। यदि E = 5 और होटल = 12 है तो बाम का कूट क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो है वो बार बार आ रहा है। ये प्रश्न आपके इस बार के पेपर 1 में आ रहा है, ये 100% आएगा, तो आप इसको तैयार कर लें। बाम = होगा दोस्तों 7, जैसे ई प्रकार = 5 तथा होटल = 8 + 15 + 20 + 5 + 12 = 60 तथा 60/5 = 12। उसी प्रकार बाम = 2 + 1 + 12 + 13। ठीक है, तो आपका ये हो गया 28 तथा 28/4 = ये हो गया आपका 28/4 = हो गया 7। तो इस प्रकार बाम हो गया 7। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट की जगह है जौन से नंबर पे आते हैं वो, और जितने उसमें अक्षर हैं शब्द में उन सब से डिवाइड दे दिया उनको प्लस करके, तो आपका सही उत्तर आ जाता है। रोहन के पास जितनी राशि थी उसमें से 3/5वां हिस्सा साहिल को दिया। रोहन के पास अब 2000 रुपये बचे, उसने साहिल को कितनी राशि दी थी? 1200 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 3000 रुपये।
माना रोहन के पास धनराशि है x, साहिल की धनराशि है x इंटू 3/5। प्रश्न अनुसार x माइनस 3x अपॉन 5 इजकल टू 2000, 2x इजकल टू 10,000, x इजकल टू 5,000। तो साहिल की दी गई धनराशि हो गई 5,000 इंटू 3/5 इजकल टू 3,000 रुपये। इस प्रकार रोहन ने साहिल को 3,000 रुपये दिए थे। एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारी कामगार वर्कर्स हैं, शेष सभी कर्मचारी। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका प्रश्न इस बार पेपर में 100% आएगा। संख्याएं तो अलग हो जाएंगी, प्रश्न कैलकुलेशन यही रहना है। एग्जीक्यूटिव प्रत्येक कामगार की वार्षिक आय 39,000 रुपये है, प्रत्येक एग्जीक्यूटिव की वार्षिक आय 42,000 रुपये। इस फैक्ट्री में कर्मचारियों की औसत वार्षिक आय क्या है? तो दोस्तों यहाँ हम पढ़ेंगे 40,500 रुपये, 40,800 रुपये, 41,000 रुपये और 41,500 रुपये। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 40,800 रुपये। माना कुल कर्मचारियों की संख्या 100, कामगार की संख्या 40, एग्जीक्यूटिव की संख्या 60, कामगार की संख्या एग्जीक्यूटिव्स की संख्या 40:60, 2:3। फैक्ट्री में कर्मचारियों की अभिष्ट औसत वार्षिक आय हो गई 2 इंटू 39,000 प्लस 3 इंटू 42,000 अपॉन 2 प्लस 3। तो 78,000 प्लस 12 लाख 1,26,000 आपकी अपॉन 5, तो 40,800 रुपये दोस्तों हो गई। समीर किसी दूरी तक पैदल जाता है, ये प्रश्न भी दोस्तों बार बार आ रहा है। अब आपने अगर ये पेपर पूरा देख लिया दोस्तों तो आपका नेट JRF पेपर 1 में 40+ आने से कोई नहीं रोक सकता। समीर किसी दूरी तक पैदल जाता है और सवारी पे वापस लौटता है जिसमें उसको कुल 40 मिनट लगते हैं। वह दोनों तरफ पैदल जाना और लौटना 60 मिनट में कर सकता है। उसको दोनों तरफ सवारी से जाने और वापस लौटने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 28 मिनट और 30 मिनट। तो बी है दोस्तों आपका वो सही उत्तर है, बी है 20 मिनट। दोस्तों यहाँ पे पैदल प्लस सवारी इक्वल टू 40 मिनट, तो पैदल प्लस पैदल 60 मिनट, तो 2 इंटू पैदल 60 मिनट और पैदल 30 मिनट, तो सवारी 40 माइनस 30 10 मिनट, या सवारी प्लस सवारी 20 मिनट आपका सही उत्तर आ गया। अब ये प्रश्न जो मैं पढ़ता हूँ ये तो आपका निश्चित ही आना है। ग्राहक को 10% की छूट देने के पश्चात 8% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को लागत मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत पर अंकित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए? 18%, 20%, 28% और है आपका दोस्तों 10.8%। तो आपका बी सही है, बी है आपका 20%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी 108%, ये आपकी MP प्राइस हो गई 90% और कॉस्ट प्राइस रेशियो 5:6। चलिए, यदि तर्कवाक विद्यार्थी गंभीर है, ये प्रश्न भी आपके बहुत बन रहे हैं। ये सारे ही प्रश्न मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों कि मैंने वैसे ही आपका ये वाला मैं सेट करा रहा हूँ, पेपर वैसे ही सेट किया है जैसा कि आपका अभी का 2023 का पेपर आ रहा है। सभी विद्यार्थी गंभीर हैं, सभी विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ गंभीर व्यक्ति विद्यार्थी नहीं है। तो इसमें से जो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है 2 और 3। सभी विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ विद्यार्थी गंभीर नहीं है। यदि विद्यार्थी गंभीर हैं तो मिथ्या मान लिया जाए तो निम्नलिखित विकल्प सही है। चलिए, नीचे 2 आधार वाक्य दिए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष निकाले हैं। आधार वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष वैध रूप से निगमनित हो सकते हैं? आधार वाक्य, कुछ अंगूठियां घटिया हैं, कोई अंगूठी आभूषण नहीं है। निष्कर्ष है आपका सभी अंगूठियां आभूषण हैं, कुछ आभूषण घटिया नहीं है, कोई अंगूठी घंटी नहीं है, सभी घंटियां आभूषण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बी आपका सही उत्तर है, कुछ आभूषण घंटियां नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्कल बना के पूरा सॉल्व किया। दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो आपको ये सॉल्व सब बना के सब स्थितियों को बना के देख लेना है कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जब कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वे गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न है उसे कहा जाता है अति अधीनस्थ, विपरीत, अंतर विरोध और अधीनस्थ। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर है, सी है आपका अंतर विरोध। चलिए, निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। सादृश्य मूलक, परिकल्पनात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक।
तो ए है दोस्तों आपका सादृश्य मूलक। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है, यह सादृश्य मूलक तर्क का उदाहरण है। सादृश्य मूलक तर्क, चलिए। तर्कवाक्य सभी चिड़िया गाय हैं, निम्नलिखित तर्कवाक्यों में से किसके समान है? कुछ गाय चिड़िया हैं, कुछ गाय चिड़िया हैं, कुछ गाय गैर चिड़िया नहीं है, कुछ चिड़िया गाय हैं, बहुत सी चिड़िया गाय हैं। तो आपको जो दोस्तों है वो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है आपका सी। 1, 2, 3 और 4 आपका सही उत्तर है, चारों सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। यहाँ पे दोस्तों आपकी तालिका आ गई। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो दोस्तों आपकी टेबल तालिका आ रही है, ये बार बार वैसे ही आ रही है आपकी टेबल तालिका। ये आपकी गद्यांश मैंने आपको बताया, तालिका भी सेम ऐसे ही आ रही है। तालिका में दिए गए आंकड़ों 31 से 35। इसके बाद आपके कंप्यूटर के प्रश्न मैंने लगाए हैं, वो कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 लाभ प्रतिशत और अर्जित लाभ प्रतिशत एबीसी कंपनी द्वारा और XYZ कंपनी है एक, ठीक है। तो यदि एबीसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ वर्ष 2015 में 6,60,000 रुपये था, तो उस वर्ष में कंपनी की कुल आय क्या थी? 11 लाख, 1,43,000, 1,76,000 और दोस्तों 20,90,000। तो आपका सी सही है, 1 लाख, तो माफ़ करिएगा दोस्तों, 70,60,000 है दोस्तों, माफ़ करिएगा मैंने गलत पढ़ दिया आपका। ये है आपके, ये आपके 11 लाख हैं, ये हैं आपके 14,30,000, ये हैं आपके 70,60,000, ये हैं 20,90,000। तो आपका सही उत्तर है 70,60,000। देखिए इन्होंने कैसे निकाला। निवेश किया 100%, 60%, 66, 6,60,000 हो गया, 1% आपका 11,000 हो गया, तो 100% 11 लाख हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसमें से जो निकलवाया 160% आपका हो गया 70,60,000। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि वर्ष 2013 और 2015 में एबीसी कंपनी की आय समान थी और 2013 में निवेश की राशि 80 लाख रुपए थी, तब 2015 में निवेश की राशि क्या थी आपकी दोस्तों? ये थी आपकी 7,50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। 2013 में कंपनी एबीसी की आय ये रही आपकी, ₹8 लाख थी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों माफ़ करिएगा, ये 80 लाख नहीं थे, 8 लाख थे, गलती से मैंने वो पढ़ दिया। आपके 8 लाख थे तो वहाँ 7,50,000 थी, यहाँ पे 8 लाख 150/100, तो ये आपके हो गए 12 लाख रुपए ये हो गए। वर्ष 2015 में कंपनी एबीसी की निवेश की गई 12 लाख × 100/160, तो ये आपके हो गए 7,50,000 रुपये। यदि XYZ कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की राशि 2012 में 9 लाख रुपए थी, उसका कुल निवेश कितना था दोस्तों? बहुत आसान है, ये था आपका कुल निवेश उसका 15 लाख रुपए। यहाँ पे 100% जैसे हमने पहले प्रश्न में निकाला था, सेम वैसे ही निकालेंगे, बस डेट अलग हो जाएंगी। यदि एबीसी और XYZ कंपनी में से प्रत्येक ने वर्ष 2014 में 20 लाख रुपए का निवेश किया, दोनों कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ क्या था? 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। तो सी है दोस्तों आपका 9 लाख रुपए। दोनों कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ 20 लाख × 40% प्लस 20 लाख × 50%/2, तो 18/2 = 9 लाख रुपए। इस प्रकार दोनों कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ 9 लाख रुपए था, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि वर्ष 2015 में दोनों कंपनियों द्वारा निवेश की गई राशियां समान थीं, तो वर्ष 2015 में एबीसी और XYZ कंपनियों की कुल आय का अनुपात क्या था? 5:6, 6:5, 15:16 और 16:15। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, 16:15। माना प्रत्येक कंपनी की निवेशित आय 100, अभीष्ट कुल आय का अनुपात 100 + 60, 100 + 50, तो ये आपका आ गया 16:15। चलिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर मैंने आपसे कहा था, इसके बाद आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब,
VLASI इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपका बी दोस्तों सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय वर्ष 1946 से 1959 तक माना गया है। यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास रक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े व अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो ए है दोस्तों आपका बाइनरी। आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली को द्विधारी संख्या पद्धति या बाइनरी संख्या पद्धति कहते हैं। द्विधारी संख्या पद्धति और बाइनरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। दोस्तों ये प्रश्न आपका अभी भी आ रहा है और ये प्रश्न बार बार आ रहा है। रैम पद का क्या अभिप्राय है? मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, मेमोरी जिसे केवल लिखाई जा सकता है, मेमोरी जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। तो डी है दोस्तों आपका मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। मेमोरी कंप्यूटर का आंतरिक डेटा भंडारण क्षेत्र होता है। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी में संग्रहित रहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है। रैम अस्थायी मेमोरी है, अर्थात अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डाटा भी खत्म हो जाता है। एक वेब पेज की लोकेशन विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? URL, DNS, HTML, HTTP। दोस्तों बहुत आसान है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों URL, DNS, HTML, HTTP। ये HTTP कल भी आपका आया था। इनमें से प्रश्न आपका 100% बन रहा है। आप यकीन करो या ना करो दोस्तों, लेकिन आपने अगर मेरी PYQ की क्लासेस देखी हैं तो आपका नेट का पेपर 1 अच्छा होने से कोई नहीं आपको रोक सकता। चलिए दोस्तों, तो आपका अब है UPI पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC द्वारा विकसित किया गया है? वो है दोस्तों भीम, BHIM। UPI पर आधारित मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी को राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से देखिए, मैंने आप मेरी PYQ वीडियो देखेंगे, मैं आप सब वीडियो में कह रहा हूँ कि पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में से प्रश्न जरूर आ रहा है। तो निम्नलिखित में से पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी हैं? यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। और तो आपका सही उत्तर है दोस्तों C 2 और 3। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ सिद्धांतों की पहचान करता है और ये जलवायु हस्तक्षेप से संबंधित है 2020 से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी है दोस्तों आपका सही उत्तर ओजोन। ओजोन को गौण वायु प्रदूषक माना जाता है क्योंकि द्वितीयक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं तब वे वायु में उत्सर्जित होते हैं। ओजोन O3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीनकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितना लक्ष्य है? तो यहाँ है दोस्तों आपका 20%, 30%, 40%। तो सही उत्तर है 40%। वर्तमान में भारत सरकार एक वाइब्रेंट अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की उपलब्धता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? लवण खान, मरुस्थल, वन और समुद्र। तो दोस्तों लवण खान एकदम सही है दिए गए विकल्पों में। चलिए, वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घकालीन प्रभाव है। दोस्तों उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि होती है। ये नॉर्मल बात है, आपकी छोटी क्लास की बुक में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आमतौर से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर
कौन है भारत का प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, और है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों वो है आपका भारत का राष्ट्रपति। चलिए, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग। तो ये है आपका दोस्तों कला, ये आपका हो गया कला। भारत में उच्च शिक्षा में कला अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है। उच्च शिक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा का स्तर है। चिकित्सा, कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित संस्थानों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार कुल 10 कार्यक्रमों में से बैचलर ऑफ आर्ट्स BA 98.8 लाख छात्र शामिल थे। चलिए दोस्तों, आपकी मैचिंग आई है, यहाँ सम्मेलन है, नीचे 2 कॉलम दिए गए A और B। विधा और पाठ्यक्रमों का नाम व्यावसायिक, अकादमिक, तकनीकी, कौशल आधारित। यह आप दोस्तों बहुत आसान है, ये मैचिंग आप बड़े आराम से कर लेंगे। व्यावसायिक विधा के अंतर्गत औषधि तथा विधि पाठ्यक्रम आते हैं। अकादमिक विधा के अंतर्गत कला एवं वाणिज्य पाठ्यक्रम आते हैं। तकनीकी विधा के अंतर्गत इंजीनियरिंग तथा स्थापत्य पाठ्यक्रम आते हैं। कौशल आधारित विधा के अंतर्गत बढ़ईगिरी और सिलाई पाठ्यक्रम आते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 निम्नलिखित में से कौन से अधिगम स्तंभों का उल्लेख है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन है, ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना, समझ के लिए सीखना, साथ साथ रहने के लिए सीखना। प्रदत्त विकल्पों में सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो इसमें आपका सही उत्तर है डी है आपका 1, 2, 3 और 5। साथ साथ रहने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, ज्ञान के लिए सीखना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुल नामांकन अनुपात की अवधारणा को स्पष्ट करता है? कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित कुल विद्यार्थियों की संख्या उस विशेष आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा विभाजित एक विशेष आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनको संस्था में प्रवेश नहीं मिला है, उन बच्चों की कुल संख्या द्वारा विभाजित विद्यार्थियों की कुल संख्या उस विशेष आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या द्वारा विभाजित उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनका बी आपका दोस्तों सही उत्तर है। बी है आपका उस विशेष आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा विभाजित एक विशेष आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ पे आपका ये पेपर हो गया दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है आपका 50% पेपर हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।